कल तुम लोगों ने वीडियो देख ही ली थी तो फिर इंट्रोडक्शन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं डायरेक्ट। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग पर्पल मेंशन को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग जियान के फादर को देखते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि एल्डर्स टियानजुन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ना कि वो। और वो गोचंग से काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि उसने उनकी बेटी को अंडर अरेस्ट कर लिया था और साथ ही में ये भी न्यूज फैला दी थी कि वो उनको ग्रैंडफादर बनने का सुख देगा। और वो आगे से चीखते हुए कहते हैं क्या उसे लगता है कि अगर वो गू फैमिली का यंग मास्टर है तो मैं उसका कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा। उसी टाइम पे उनकी वाइफ उसे बताती है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है डियर, उनकी बेटी काफी ज्यादा चालाक है और बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है, उसे कोई भी नुकसान नहीं होगा और अगर हम दोनों को एक पोता मिल भी जाता है तो फिर किसी को भी लॉस नहीं होगा। इसमें फादर आगे से कहते हैं कि बात तो सही है, गोचिंग गू फैमिली का फ्यूचर सक्सेसर है। ऐसा लगता है कि जियान कोई तो प्लानिंग कर रही है। अब इसके बाद हम लोग वुया और टियानजुन को देखते हैं, जहाँ पे वुया टियानजुन के लिए काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके बारे में कई सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि वो डिमोनिक सक्सेसर के साथ गुलछल्ले उड़ा रहा है। वहीं पे उसे ये भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पे दो डिमोनिक सक्सेसर कैसे हो सकते हैं और कोई उसके जैसा ऑरा कैसे इस्तेमाल कर सकता है, यानी पर्पल की। इस पे टियानजुन आगे से बताता है कि उसने अभी अपनी फोर्सिंग आई का इस्तेमाल किया था। उसे डिटेल्स के बारे में नहीं पता है लेकिन गोचंग इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। वुया कहता है कि गोचन इन सभी चीजों से कैसे जुड़ा हो सकता है, जिसपे टियानजुन आगे से बताता है कि वो काफी ज्यादा चालाक है, वो क्या करता है किसी को भी नहीं पता है, इसीलिए उन लोगों को सबसे पहले उसकी रेपुटेशन को हासिल करना पड़ेगा, नहीं तो उनके पास बचाव का कोई भी डिफेंस नहीं होगा। जियान को गोचंग ने अपने घर के अंदर बंदी बना लिया है तो फिर एल्डर तो उसका साथ दे रहे हैं लेकिन मेंशन लीडर यानी कि जियान के फादर उसका कोई भी साथ नहीं देंगे। और वैसे भी जियान टियानजुन की फ्यूचर दाव पार्टनर है, जिससे वो यह समझ जाता है कि टियानजुन चाहता है कि वो जियान को जाके बचा ले। इस पे टियानजुन कहता है कि हाँ, क्योंकि वो अपनी ताकत से गोचेंग के सामने बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, तो वो यह टियानजुन की मदद करने के लिए मान जाता है, जिससे वो अपनी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्व कर सकता था पर्पल मेंशन वाली। इससे टियानजुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि तुम ही हो मेरे असली भाई। अब इधर हम लोग जियान को देखते हैं और ये आराम से गोचेंग के साथ चेस खेल रही है और जितनी बार हार रही है उतनी बार गोचेंग उसके ऊपर मार्कर से निशान बना देता है चेहरे के ऊपर। और जब गोचेंग उन दोनों के चेहरे को मार्कर से भर देता है तब वो कहता है कि अब मैं नहीं खेलूंगा, साला तुम लोग जीत वीत नहीं रहे हो, अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर तुम्हारे चेहरों के ऊपर जगह नहीं बचेगी और मुझे तुम्हारी बॉडी के ऊपर मार्कर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी टाइम में गोचेंग मेंशन के बाहर दिखता है तो जियान उससे पूछती है कि वो काफी टाइम से बाहर ही देखे जा रहा है, क्या उसे किसी के आने का इंतजार है। गोचेंग इसका जवाब नहीं देता है लेकिन वो जियान से कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा, तुम कुछ टाइम तक मेरे साथ ही रहो और मुझसे चिपकी रहो। जियान इसका मतलब गलत समझ लेती है क्योंकि अभी अफवाह उड़ चल रही है कि गोचेंग जियान के फादर को ग्रैंडसन देने वाला है, तो जियान गोचेंग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बच्चा नहीं करूंगी। गोचेंग उसे कहता है ज्यादा सोच रही हो और फालतू की चीजें सोचना बंद कर दो, और वो उसको बताता है कि अगर वो टियानजुन होता तो वो उसको ऐसे ही जाने नहीं देता, उसे मार देता, जिससे पर्पल मेंशन के पास कोई भी वजह न रहती उसे पकड़ने की। अब इससे जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि गोचेंग सही बात कह रहा था। अब इसके बाद हम लोग वुया को देखते हैं जो कि रात के टाइम पे जियान को बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये जगह पूरी तरीके से गार्ड से भरी हुई है। दरअसल अफवाह ये उड़ चल रही है कि गोचेंग का सोर्स यानी कल्टीवेशन वाला सोर्स वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, तो गोचेंग ज्यादा फाइट वाइट नहीं कर पा रहा है। और वो या अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर गोचेंग घायल है तो वो आसानी के साथ जैसे चाहे वैसे आराम से जियान को लेके यहाँ से निकल सकता है बिना किसी दिक्कत के। वहीं पे गोचेंग को पता चल जाता है कि मेहमान आ चुका है, खातिरदारी करने की देरी है। अब इसके बाद गोचेंग अपने प्लान को शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि गोचेंग अपने एक पपेट को जियान के पास भेजता है उसको मारने के लिए। जियान उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो पपेट आगे से अटैक करते हुए कहता है कि नर्क में जाके दूसरे लोगों से पूछ लेना। जिसके बाद वो जियान के ऊपर अटैक करता है तो जियान उसके साथ फाइट बैक करने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे टियानजुन ने भेजा है ना, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब नहीं देते हैं और उड़ते हुए आके उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार किक मारते हैं, जिससे वो जमीन में जाके जा टकराती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं पे वुया को ये धमाका सुनाई देता है तो वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे वो दोनों गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और जियान को बालों से पकड़ के उसे जमीन पे उठा के पटक देते हैं, जिसके बाद उसके ऊपर किक मारते हैं तो वो गोल गोल चक्कर गिननी की तरह घूमते हुए दूर जाके गिरती है और आखिरी ब्लो मार के उसे मारने ही वाले थे कि उसी टाइम पे जियान वहाँ पे एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करती है जो कि गोल्डन डिक्री थी, जिससे सामने की तरफ एक आग का तूफान जाता है। लेकिन गोचेंग का पपेट काफी ज्यादा शक्तिशाली था और वो बड़ी आसानी के साथ ही उसकी डिक्री को एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं पे जियान को पछतावा होता है कि अगर उसने गोचेंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया होता तो उसे यहाँ पे मरना न पड़ता, लेकिन गोचेंग वहाँ पे हवा की तरह आता है और उसे कहता है कि चलो तुम्हें गलती का पछतावा तो हुआ, और वो बड़ी आसानी के साथ उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे
कहता है कि मैं यहाँ पे देरी से आया, लेकिन अगर तुम मेरी साइड पे आ जाती तो फिर तुम्हें इतना ज्यादा चोट खाने की जरूरत न पड़ती। वो पपेट गुजंग से कहता है कि तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो, लेकिन इसके बावजूद हमारे काम में टांग अड़ाने के लिए वापस आ गए। गुजंग उसे कहता है कि अपने काम से काम रख और मुझे ये बता कि तुझे यहाँ पे किसने भेजा है, जिस पे पपेट आगे से कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। तो गुजंग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि पकड़ लूंगा। तो बातें उगलवाने के कई सारे तरीके हैं। इसके बाद वो अपने पपेट के साथ ही लड़ने लगता है और वहाँ पे बाकी लोग आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि गुजंग डिमोनिक सक्सेसर के साथ लड़ाई कर रहा है। वहीं पे जियान उन लोगों को बता देती है कि टियानजुन उसे मारना चाहता है और उसने डिमोनिक सक्सेसर के पपेट्स को यहाँ पे भेजा है। वहीं पे गुजंग अपने पपेट से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगा, मुझे बता दो कि तुम्हारे पीछे कौन है। जिस पे पपेट आगे से हंसते हुए कहता है कि एक दिन मेरे मास्टर खुद आएंगे और तुम्हारा सर लेके जाएंगे। जिसके बाद वो भागने की कोशिश करने लगता है तो जियान उससे कहती है कि उसे भागने मत देना। तो गुजंग उसके पीछे जाने लगता है। उसी टाइम पे वोया भी वहाँ पे आ जाता है और उसे पता चलता है कि गुजंग के ऊपर किसी ने असैसिनेशन अटैक करवाया है, लेकिन वोया को ये सही मौका लगता है। वो आसानी के साथ जियान को यहाँ से लेके निकल सकता था। जिसके बाद वो डायरेक्ट जियान के पीछे जाता है और उसे कहता है कि चुपचाप मेरे साथ आओ। लेकिन अब जियान को किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं था और वो उसे पूछते है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। वोया आगे से समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे यहाँ पे बचाने के लिए आया है, लेकिन जियान उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे टियानजुन ने भेजा है मुझे मारने के लिए। जिससे वोया काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे समझ में आ जाता है कि अब उसे यहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वहाँ के सभी लोगों को पीछे धकेल देता है। जिससे जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसका लेवल सेक्रेड लॉर्ड रियलम पे था। वहीं पे वोया उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास बातें समझाने का टाइम नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे गुचेंग आ जाता है जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि वो बस एक चारे की तरह है, तो मैं उसके पीछे गया ही नहीं। वोया जैसे ही गुचेंग को देखता है तो वो तुरंत पीछे हट जाता है। वहीं पे जियान ये बताती है कि अब उसे पता चल चुका है कि टियानजुन उसे मारना चाहता है, तो वो ये बात अपने फादर को जरूर बताएगी। वहीं पे वोया को समझ में आ जाता है कि गुचेंग ने ही उन असैसिन्स को यहाँ पे भेजा था जियान को मारने के लिए। अब उसे समझ में नहीं आता है कि अब वो आगे क्या करे। टियानजुन का भी नाम अब पूरी तरीके से खराब हो चुका है। वहीं पे गुचेंग उसे कहता है कि मास्क हटा के अपना मुखड़ा दिखा दो, जाने दूंगा। वोया को अच्छे से पता था कि वो चाहे जो कुछ भी कर ले उसके ऊपर शक आना ही आना है। तो वो यहाँ पे गुचेंग से कहता है कि वो यहाँ पे जियान को बंदी बना के रख रहा है, उसे ये झेला नहीं गया तो वो उसे बचाने के लिए आ गया। लेकिन उसकी इस बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता है। जियान नहीं करती है तो बाकी कहाँ से करेंगे। और बाकी लोग भी उसे यही कहते हैं कि तुम यहाँ पे असैसिन करने के लिए आए थे और जब काम नहीं पूरा हुआ तो दिखावा करने के लिए। अब वोया को इसे समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं होने वाला है, पावर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ पे अपने पावर को रिलीज करता है तो फिर उसका कौशी सुप्रीम रियलम पे था। सभी लोग उस ऑरा को देख के हैरान हो जाते हैं और जियान गुचेंग से पूछती है कि अब वो लोग क्या करेंगे। जिसपे गुचेंग आगे से कहता है कि मुंह तोड़ के हाथ पैर बाहर निकाल देंगे और क्या। कई सारे कल्टिवेटर एक साथ वोया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वोया उनसे कहता है कि तुम्हारी औकात है ये करने की, और वो बस अपना पैर जमीन में ही मारता है और उसके ऑरा की वजह से वो सभी टकरा के पीछे खिसकने लगते हैं। वहीं पे वो जियान को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन गुचेंग अपनी पावर की मदद से उसे दोबारा अपने पास खींच लेता है और उससे कहता है मेरी आंखों के सामने तुम्हें लगता है कि तुम जियान को चुरा ले जा सकते हो। और वो उससे कहता है कि मैं काफी ज्यादा जेंटल था तो तुम्हें लगता है कि तुम हवा में उड़ सकते हो। और वो सामने की तरफ से एक पाम अटैक करता है। गुचेंग का पाम अटैक सामने की तरफ जाता है जिसे वोया टकराता है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद गुचेंग उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो दोनों हवा में फाइटिंग करने लगते हैं। वहीं पे सभी लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं कि गुचेंग सेक्रेट लॉर्ड रियलम भी होने के बावजूद कौशी सुप्रीम रियलम वाले बंदे से लड़ाई कर रहा था। वहीं पे जियान अपने मन के अंदर सोचते है कि टियानजुन को ये पावरफुल मास्टर कहाँ से मिल गया। पर्पल मेंशन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो टियानजुन की ऐसे मदद करे। वहीं पे गुचेंग वोया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वोया भी सामने की तरफ से अपना पंच मारता है और उन दोनों के पंच टकराने से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। वहीं पे सभी लोग गुचेंग के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो तो काफी ज्यादा घायल था, लड़ाई कर सकता है जब वो इतना ज्यादा घायल है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि उसने अपने आप को चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो असली कल्प्रिट को बाहर निकाल सके, क्योंकि जो दूसरा बंदा वहाँ पे आया था वो जियान को मारना चाहता था। अगर वो मारी जाती तो फिर काफी ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाते क्योंकि पर्पल मेंशन भी कमजोर नहीं है। वहीं पे लेडी फिनिक्स और मुखोटे वाले आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जब गुचेंग ने टियानजुन के ऊपर अकेडमी के ऊपर अटैक किया था तब वो खुद को रोक रहा था। वहीं पे मुखोटे वाला आगे से कहता
है कि वो मिस्टीरियस पर्सन कौसी रियलम पे है और गोचंग उसके साथ सामने से फाइट कर रहा है। वो पक्का कुछ ही दिनों बाद उसे रियलम पे पहुंचने वाला होगा। वहीं पे लेडी फिनिक्स को यकीन हो जाता है कि वो गोचंग से काफी ज्यादा कमजोर हैं और इसीलिए सेन वहाँ पे मारा गया था। यहाँ तक कि उसका खुद का सेक्रेट एम्परर आर्टिफैक्ट भी उसको बचा नहीं पाया, जबकि गोचंग अपना एम्परर आर्टिफैक्ट बाहर ही छोड़ के चला गया था। लेकिन जब वो वापस आया तो सिर्फ छोटी मोटी चोटें ही थी। गोचंग सच में उनके जनरेशन में सबसे पावरफुल पर्सन में से एक है। वह भी मुखोटे वाला आगे से कहता है कि वो पक्का मेरा अपोनेंट बनने के लायक है, जिससे लेडी फिनिक्स हैरान होती है कि इसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वहीं पे हम लोग गोचंग को देखते हैं और इस सामने की शील्ड की तरफ से कई सारे बीम या फिर बॉम्ब आते हैं और गोचंग उन सभी को डॉज करते हुए इधर उधर निकलने लगता है। वहीं पे वूया अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम भले ही पावरफुल हो लेकिन तुम मेरे कौशी सुप्रीम रियलम तक नहीं पहुंच पाओगे। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को स्वॉर्ड में बदल देता है और सामने की तरफ गोचंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी धुएं के अंदर से गोचंग का सुप्रीम आर्टिफैक्ट बाहर निकलता है और वूया की स्वॉर्ड टकरा के चकनाचूर हो जाती है। इससे वो भी घायल होता है और उसका मास्क चेहरे से हट जाता है। गोचंग उसे कहता है कि तुम हो वूया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वहीं पे बाकी सभी लोग भी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वूया टियानजुन के साथ काम कर रहा है। गोचंग उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा टियानजुन के साथ ऐसा रिश्ता है कि तुम उसके लिए ये सब करने के लिए मान जाओगे। खैर हमें बता दो कि वो कहाँ पे है, हम तुम्हें जाने देंगे। बाकी सभी लोग भी वूया से यही कहते हैं कि बताओ कि वो कहाँ पे है। लेकिन वूया अपने पास से वही जादुई पत्थर का टुकड़ा बाहर निकालता है जिससे ये बाहर निकला था। लेडी फिनिक्स पूछती है कि अब ये इस स्टोन के साथ क्या करने वाला है, जिसपे मुखोटे वाला बताता है कि भागेगा और क्या करेगा। वूया बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो जल्दी से उस स्टोन का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग निकलता है। वहीं पे गोचंग उन लोगों से कहता है कि जाने दो उसको, वो काफी ज्यादा थक चुका है। अब इसके बाद गोचंग वापस जियान के पास चला आता है और उसे कहता है कि वो उसे रोक नहीं पाया, वो काफी ज्यादा निराश है। जिसपे जियान उसे कहते हैं कोई बात नहीं है, तुमने अपना अच्छा किया और मेरे लिए तुमने काफी ज्यादा चीजों को भी सहा है। गोचंग उसे कहता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे बुलाया था तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी रक्षा करूँ। गोचंग उन लोगों को बताता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो भले ही उसे मार नहीं पाया लेकिन उसने बॉडी के ऊपर मार्क छोड़ दिया है। अब वो बंदा उन लोगों को टियानजुन तक लेके जाएगा। अब इसके बाद हम लोग वैन को देखते हैं और गोचंग ने इसे जबरदस्ती बुला लिया था। ये अपने बचपन के दिलरुबा के साथ फूल देख रही थी लेकिन गोचंग के ऑर्डर पे इसे जाना ही पड़ेगा। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि हाउ के एल्डर और हाउ दोनों ही उसे जाते हुए देख रहे थे। एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हारी बचपन की दिलरुबा तुमसे काफी सारी चीजें छुपा रही है। हाउ को इस बारे में सब कुछ पता था लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली है जो वैन से ये सब कुछ करवा रही है। इसलिए हाउ का एक ही मकसद था कि उसे ताकतवर होना है ताकि वैन की फैमिली और गोचंग उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना कर सकें। एल्डर भी उसे यह कहते हैं कि जब तुम सुप्रीम केव हेवन के लीडर बन जाओगे तो फिर तुम्हें कोई भी बुली करने के बारे में नहीं सोचेगा। तब तक के लिए अपनी सभी आशाओं को दिल के अंदर दबा लो और सिर्फ कल्टीवेशन करने पे फोकस करो। अब इसके बाद हम लोग टियानजुन और वूया को देखते हैं और ये दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। टियानजुन को ऐसा लगता है कि चूफेन ने गोचंग के ऊपर असैसिनेट अटैक करवाने के बारे में सोचा। वहीं पे वूया को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी क्योंकि उससे शुरुआत में ऐसा लगा कि कोई गोचंग को मारना चाहता है लेकिन बाद में सभी लोगों को ये पता चला कि वो असैसिन असल में डेमोनिक सक्सेसर्स में से कोई एक था और जब उसने जियान को पकड़ने की कोशिश की तब वो खुद डेमोनिक सक्सेसर्स में से एक बन चुका है। टियानजुन वूया से पूछता है कि जियान के ऊपर अटैक किया लेकिन किसने करवाया, जिसपे वूया बताता है कि पता नहीं किसी ने अटैक करवाया था लेकिन वो सभी काले रोब में पहने हुए थे और साथ ही में जब गोचंग के साथ फाइट कर रहा था तो साले को एक भी चोट नहीं लगी हुई थी। जिसपे वूया को समझ में आ जाता है कि जिन असैसिन्स ने जियान के ऊपर अटैक किया था और गोचंग जिसके पीछे गया था उन सभी लोगों को गोचंग ने ही अरेंज किया था ताकि वो ये सारा जाल बिछा सके। वही असली डेविल है जो पर्दे के पीछे से ये सभी कांड कर रहा है। टियानजुन जैसे ही इन सभी चीजों को सुनता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब हमें पता चलता है कि जब उसने फोर्सिंग आई का इस्तेमाल किया था तब उसने वहाँ पे गोचंग के एडवांस वर्जन को देखा था, यानी कि खुद डीमन एम्परर को। एडवांस वर्जन इसलिए क्योंकि इसके बाल सफेद हैं और इसी बारे में सोच के वो यह इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी तीसरी आंख से खून की धार बहने लगती है। अब इसी बारे में सोच के वोया का सर घूमने लगता है और वो आगे से कहता है कि उसने देखा था कि गोचंग ही असल में डिमोनिक सक्सेसर है और वो जियान की वो हालत करने वाला है कि जियान कभी सोच भी नहीं पाएगी। इसीलिए उन लोगों को जियान को बचाना पड़ेगा और फोर्सफुली उसको उसके पिछले लाइफ के बारे में बताना पड़ेगा कि वो कौन थी और ये सभी लोग भाई बहन हैं। लेकिन वोया टियानजुन से कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो गोचंग के ऊपर अंधा विश्वास करती है और अभी तुम अगर उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाओगे तो उसे ऐसा ही लगेगा कि तुम उसके और गोचंग के बीच में आने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन टियानजुन ने फैसला कर लिया था कि वो जबरदस्ती जियान को वो पानी पिला के लेक ऑफ रिकार्नेशन उसकी पुरानी लाइफ के बारे में याद दिला के ही रहेगा। टियानजुन आगे से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो हमसे नाराज रहे, लेकिन जब उसे सब कुछ याद आ जाएगा तो वो हमें माफ कर देगी।
वो ये आगे से बताता है कि उसे पता है कि जियान कहाँ पे है और अगर उसने डिसीजन बना ही लिया है तो फिर हमें यहाँ पे अरे का इस्तेमाल करके उसे लालच दे के बुलाना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग जियान को देखते हैं जो कि उस रियोन के अंदर जाती है और भर के सामान बाहर लाती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि अब वो इनका इस्तेमाल करके आसानी के साथ कौसी सैक्रेड रियलम तक जा सकती है, जिसके बाद वो गुचेंग को अपना नौकर बना लेगी और उसे ऐसा लगता है कि वो टियानजुन को ढूंढने के लिए जो मेहनत कर रही है वो सिर्फ बेकार चीज है, गुचेंग ही जो कर रहा है वो करेगा। जिसके बाद वो अपनी ट्रेजर्स को लेके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसी टाइम पे उसे एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है जिसको कोई कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद जब वो उस ऑरा को फॉलो करती है तब वो वुया के पास पहुंच जाती है। अब इसके बाद वुया जियान के सामने जानबूझ के ऐसा नाटक करता है कि गुचेंग एक असली डिमोनिक सक्सेसर है और उसने जानबूझ के सौवे को किडनैप कर लिया। जिसके बाद उसने इन सभी चीजों का इल्जाम टियानजुन के ऊपर लगा दिया। जिसके बाद जब उन लोगों ने जियान को बचाने की कोशिश की तब उसने अपनी गंदी ट्रिक का इस्तेमाल करके उन्हें फंसा दिया और इतना सब कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं पे जियान उसकी बातों को सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि गुचेंग असली डिमोनिक सक्सेसर है, लेकिन उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है क्योंकि अगर वो असली डिमोनिक सक्सेसर होता तो वो बिल्कुल भी इतनी बार डिमोनिक सक्सेसर के चलते घायल न होता। लेकिन जियान को ये बात जरूर पता चल जाती है कि वुया को पता है कि टियानजुन कहाँ पे है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गुचेंग सभी कल्टीवेटर्स को पकड़ता है और उन लोगों को उस इलाके में ले आता है जहाँ पे वुया और टियानजुन छुपे हुए हैं। वहीं पे गुचेंग को पता है कि जब वो उन दोनों का सफाया करेगा तब पर्पल मेंशन की तरफ से कोई ना कोई बीच में उंगली करने की कोशिश करेगा ही, तो गुचेंग ने एडवांस में ही अपनी फैमिली के साथ ये रिश्ता बिठा लिया है कि मदद करने के लिए आ जाना भाई। वहीं पे गुचेंग इन्नीट एबिलिटी के बारे में सोचता है जो उसने वुया के ऊपर लगाई है और वुया फॉर्चून चूजन वन होने के बावजूद उसे इन्नीट एबिलिटी के बारे में नहीं पता चला और वो मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं जब मैं उन दोनों को मारूंगा तो फिर मुझे कौन सी इनहेरिटेंस मिलेगी। अब इसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं और उसकी नजर जियान के तोते के ऊपर पड़ती है जिसकी हालत खराब हो चुकी थी वो सारा सामान उड़ा के लाते हुए। अब इसके बाद हम लोग वुया को देखते हैं जो कि टियानजुन के पास आ जाता है और उसके साथ ही वहाँ पे जियान भी उसका पीछा करते हुए आ गई थी। अब इसके बाद वो दोनों मिलके वहाँ पे गुचेंग के बारे में अभी तक गुचेंग ने जो भी किया था वो सभी चीजें बताने लगते हैं कि वो ही असली डिमोनिक सक्सेसर है और उसने ही सेन और टियानजुन चूफन सब लोगों को मारा है और यहाँ तक कि वो ही इन सभी चीजों के पीछे अड़ता है और सभी चीजें करते हुए जा रहा है। जियान उन सभी चीजों की बातें सह नहीं पाती है और उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सभी लोग उसके ऊपर बिना किसी प्रूफ के इल्जाम लगा रहे हो। वो दोनों ही जियान से इतना ही कहते हैं कि उसे गुचेंग से दूर रहना चाहिए और वो दोनों उसकी भलाई के लिए ही उसे ये कह रहे हैं। वह भी जियान उन दोनों से कहती है कि मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए हो, तुम दोनों क्या करवाना चाहते हो मेरे और गुचेंग के रिश्ते के बीच में। अगर तुम्हारी बात ठीक निकली तो मैं खुद गुचेंग के खिलाफ जाऊंगी, नहीं तो तुम दोनों का वो असर होगा कि तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। जिस पे टियानजुन जियान से कहता है क्या तुम्हें हम दोनों के अंदर से कोई फीलिंग निकलती हुई नहीं आती है, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि हम लोग तुम्हारे लिए कितने चिंतित हैं। जियान आगे से उनसे साफ कहती है कि मुझे तुमसे सिर्फ घिन आती है और कुछ नहीं, इसीलिए साफ शब्दों में बात करो। जिस पे टियानजुन उसे समझाता है कि गुचेंग असली डिमोनिक सक्सेसर है और वो उसको किसी दिन पक्का हार्म पहुंचाएगा और उसके कोर को कंज्यूम कर लेगा और उस कुछ भी नहीं बचेगा। और इसके अलावा पिछली जिंदगी में वो उनकी जूनियर सिस्टर रही है, उसे भले ही कुछ भी ना याद हो लेकिन अगर वो इस वाटर को पी लेती है जो कि लेक ऑफ रिकार्नेशन का पानी है तो फिर उसे अपनी पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाएंगी और उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन जियान उनकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करती है और अटैक करते हुए कहती है कि मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं है और तुमने जो बताया है कि मेरा वो फ्यूचर होने वाला है तो मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ। इस पे टियानजुन आगे से अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए कहता है कि गुचेंग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है और हम तुम्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन तुम फिर भी हमारी तरफ अपनी शॉट घुमा रही हो। जिसके बाद वो भी जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और वो जियान के ऊपर किक मार के उसे पीछे फेंक देता है और पीछे से वुया अपनी सील का इस्तेमाल करते हुए कुछ टाइम के लिए उसे जकड़ लेता है। इसके बाद टियानजुन जल्दी से आगे बढ़ता है और जबरदस्ती टियान को पानी पिलाते हुए कहता है कि इसे पी लो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। वह पे जियान को जबरदस्ती की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसकी रोने जैसी शक्ल हो जाती है। सही टाइम पे वहाँ पे गुचेंग आ जाता है जो कि उसके ऊपर लात मार के उसे कहता है कि तुम जबरदस्ती उसे क्या अजीब गरीब चीजें पिलाई दे रहे हो। ये वाली चीज गुचेंग के प्लान का हिस्सा नहीं था। जियान के तोते की वजह से उसे अंदाजा लग गया कि ये दोनों क्या करने वाले थे। अब टियानजुन उसे सीधा उड़ते हुए दूर जाके गिरता है और सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। वहीं पे वो गुचेंग की तरफ देखता है तो गुचेंग उसे सिर्फ घूर के देखता है और वो तुरंत अपने कदम पीछे लेता है और वहाँ से खिसक लेता है। वहीं पे जियान रोते हुए गुचेंग से कहती है कि वो लोग कह रहे थे कि तुम असली डिमोनिक सक्सेसर हो और वो मुझे पानी पिला के मेरी पुरानी जिंदगी लौटाना चाहते थे। गुचेंग उसके आंसू साफ करते हुए कहता है क्या तुम्हें शक हो रहा है, तुम्हें बस अपने दिल के ऊपर भरोसा करना है और कुछ भी नहीं। और जियान का दिल तो एक ही चीज कहता है कि गुचेंग बहुत नेक दिल का इंसान है। टियानजुन दोबारा वापस उठता है और जियान से कहता है कि तुम्हें उसके ऊपर यकीन नहीं करना है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। गुचेंग उन
दोनों से कहता है कि फालतू की बकवास करना बंद करो, लड़ना है तो लड़ लो। इसके बाद वो जियान से कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम पीछे हटो, मैं उन्हें पीट दूंगा और पता लगा लूंगा कि साओई कहाँ पे है। वह भी जियान को गोचंग के ऊपर 100% यकीन था कि गोचंग उसे कभी चोट पहुंचा ही नहीं सकता है और वो उससे कभी झूठ भी नहीं बोल पाएगा। वह पे वो टियानजुन से कहता है कि हमें यहाँ से खिसकना पड़ेगा, चीजें खतरनाक होती जा रही हैं। लेकिन टियानजुन ने कसम खा रखी थी कि वो जियान को पानी पिला के उसकी यादें वापस लौटा के ही रहेगा। लेकिन गोचंग उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि सपने देखना बंद करो, जिसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो गोचंग से रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम ही इन सभी चीजों के पीछे हो, तुम्हें तो हल्की भी चोट नहीं लगी है। जिसमें गोचंग उसे कहता है कि तुम बस एक कमजोर आत्मा हो और इमॉर्टल्स के सीक्रेट हमेशा अनंत रहते हैं। जिसके बाद वो वोया के ऊपर अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है। वह फिर टियानजुन अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद वो ग्रेट हैंड सील का इस्तेमाल कर लेता है तो फिर वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी के 2 हाथ बन जाते हैं जो कि गोचंग के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन गोचंग रिकार्नेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके चेहरे के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी औकात क्या है। वहीं पे बाकी सभी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि गोचंग ने टियानजुन को ढूंढ लिया है और वो लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद गोचंग सबसे पहले टियानजुन के ऊपर इल्जाम लगाता है कि उसने डिमोनिक सक्सेसर के साथ मिलके साओई को पकड़ने की कोशिश की। जिसके बाद उसने जियान को भी मारने की कोशिश की। अब यहाँ पे इल्जाम लगा के भागना चाहता है। इसके बाद वो वहाँ पे सबसे पहले टियानजुन के ऊपर एक सील लगा देता है जिससे वो भाग नहीं पाएगा और वहाँ पे बहुत सारी स्पेशल शॉट्स को ले आता है और वो सभी शॉट्स आपस में मिल जाती हैं और आपस में मिलके एक बहुत बड़ी स्पेशल शॉट में बदल जाती हैं। और गोचंग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि यहाँ पे मरना चाहोगे या फिर सरेंडर करना चाहोगे। और बेशक टियानजुन गोचंग की कोई भी बात नहीं मानता है और उसी टाइम पे वोया भी अपनी स्पिरिचुअल शॉट की मदद से गोचंग की शॉट के साथ अटैक करता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और फोर्स की वजह से आसपास की पूरी जमीनें इधर उधर हिलने लगती हैं। जिसके बाद वो टियानजुन के पास आ जाता है और उसे कहता है कि गोचंग जितना दिखाता है वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है, हमें जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन गोचंग उसी टाइम पे अपने स्पेशल आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है और उसके साथ वो वोया के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वोया नीचे की तरफ दबता है और शील्ड को रोकने की कोशिश करने लगता है। उसी टाइम पे गोचंग तेजी के साथ आगे बढ़ता है टियानजुन के ऊपर अटैक करने के लिए। अब इसके बाद वोया यहाँ पे किसी एशियंट रियलम क्रिएचर को समन करने वाला है जो दूसरी दुनिया से लाया जाएगा और वो यही सोचता है कि डिमोनिक सक्सेसर और उसके बीच में यही गायब है। जिसके बाद वो वहाँ पे स्पेशल टेक्निक के इस्तेमाल करता है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का घोड़ा आ जाता है या फिर ड्रैगन जो भी हो और वो उसकी शील्ड को रोकने लगता है और ये टेक्निक इस्तेमाल करने की वजह से अब वो या कई सारे लोगों का टारगेट बन सकता है। गोचंग उसे पूछता है तुम्हारी फटी नहीं ये कांड करने से पहले, जिसपे वो या दोबारा सीधा टियानजुन के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे अपने बारे में ज्यादा चिंता नहीं है बल्कि मुझे अपने ब्रदर टियानजुन के बारे में ज्यादा चिंता है। और वो गोचंग की टांग खींचते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह कोल्ड ब्लडेड और हार्टलेस है जो अपनी बहन को भी खुद के फायदे के लिए मार सके। और गोचंग के पास इसका कोई जवाब नहीं था इसीलिए वो चुप ही रहता है। वहीं पे बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं पे वो टियानजुन से कहता है कि ये आदमी सच में हम दोनों को अपनी पावर की मदद से मारना चाहता है, बस इंसाफ के नाम पे। हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है जिससे हम लोग अपनी आइडेंटिटी को साबित कर सके। यहाँ पे जो भी कुछ होने वाला है वो काफी ज्यादा बुरा होगा। वहीं पे टियानजुन अब थोड़ी सी समझदारी की बात करता है और कहता है कि यहाँ से बच के निकलना नामुमकिन के बराबर है। ये सारी सिचुएशन उसी के प्लान का हिस्सा है, वो हम दोनों को यहीं पे पकड़ के मारना चाहता है। इसके बाद वो वोया को वहाँ से भगा देता है और उसे कहता है कि मेन टारगेट मैं हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए उसे रोक के रखता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ। उसी टाइम पे कुछ कल्टीवेटर उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन दोनों ने जियान को मारने की कोशिश की थी। वोया उसे कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से, लेकिन टियानजुन उसे कहता है कि तुम हमेशा से मुझसे ज्यादा ताकतवर और समझदार रहे हो, जब तक तुम जिंदा रहोगे तो फिर मुझे यकीन है कि तुम एक न एक दिन जियान को बचा लोगे। तुम्हारे पास अभी भी सिस्टर वैन है, तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो अपने माथे से कोई तो चीज बाहर निकालता है या फिर शायद खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। इससे वोया को समझ में आ जाता है कि यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है और वो भागने लगता है। गोचंग अपने लोगों से कहता है अपराधी भाग रहा है भाई, पकड़ो जल्दी उसे। कुछ लोग वोया को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वोया आसानी के साथ उन्हें डिफ्लेक्ट करके वहाँ से भाग निकलता है और वोया को ना चाहते हुए भी उन्हें मारना ही पड़ता है क्योंकि गोचंग चाहता है कि वोया उन्हें मारे, जिससे अब वो पूरी तरीके से एक अपराधी बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग टियानजुन को देखते हैं जो कि केओस पर्पल की सीट का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पे गोचंग भी उसकी पावर को देख के हैरान होता है और उसे कहता है कि इसीलिए पर्पल मेंशन के लोग तुम्हें इतना ज्यादा वैल्यू देते थे क्योंकि तुम कमाल के इंसान हो। कमाल के इंसान नहीं हो, बस बेइज्जती ही करता है। वहीं पे वो यहाँ पे पता नहीं कैसी लाइनें मारता है और वो गोचंग से कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुमसे
उसे जीत नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन कर्मा तुम्हें आके जरूर डसेगा। वहीं पे गोचेंग आगे से एक स्पेशल शॉट को बाहर निकालते हुए कहता है कि जिस दिन कर्मा आके मुझे छुएगा नहीं तो मैं खुद कर्मा को तोड़ के बाहर निकल जाऊंगा। अब इसके बाद हम लोग जियान को देखते हैं जो कि उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। वहीं पे गोचेंग जितनी बार उन लोगों को पीटता उतनी बार जियान को थोड़ा सा दुख होता और वो लेक ऑफ रिकार्नेशन पानी वानी के बारे में सोचते हुए यही कहती है कि उन लोगों ने जो कुछ भी कहा वो सच था, गोचेंग असली में डिमोनिक सक्सेसर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोचेंग ने जो शॉट वहाँ पे लाई थी वो तेजी के साथ आगे बढ़ती है और वहाँ पे जो कोड था जिसको टियानजुन ने मत्थे से निकाला था वो सीधा जाके उसके अंदर धस जाती है और उसको छेद कर देती है। और उसी टाइम पे गोचेंग तेजी के साथ टियानजुन की तरफ आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर एक चट्टा मारता है जिससे वो धड़ाम से जमीन के अंदर घुस जाता है। और उसी के बाद कई सारी शॉट तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं और टियानजुन के ऊपर गिरती हैं जिससे वहाँ पे दोबारा एक तगड़ा धमाका होता है और पूरी जमीन हिल जाती है। वहीं पे गोचेंग टियानजुन के उस ट्रेजर को या फिर कोर को अपने पास रख लेता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए कचड़ा है, मेरे लिए काम का रहेगा, मैं रख लेता हूँ। वहीं पे टियानजुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और गोचेंग उसे कहता है कि देखो मैं काफी ज्यादा दयालु इंसान हूँ तो मैं तुमको ऐसे नहीं देख सकता, तो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। वहीं पे गोचेंग काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो टियानजुन को मारने वाला है लेकिन अभी तक कोई भी उसकी मदद करने के लिए क्यों नहीं आया। वहीं पे टियानजुन भी आगे से मरते हुए कहता है कि बचा लो भाई, कितना ज्यादा बोलना पड़ेगा कि आके मुझे बचा लो। और उसकी दुआ सुन ली जाती है जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पर्पल मेंशन वाले कुछ लोगों को वहाँ पे भेजते हैं टियानजुन को बचाने के लिए। वहीं पे गोचेंग टियानजुन से कहता है खड़े नहीं हो सकते क्या भाई, बैसाखी लाके दूं। वहीं पे बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि पर्पल मेंशन ने कुछ लोगों को भेज दिया है टियानजुन को बचाने के लिए और जिन लोगों को भेजा गया है वो काफी बहुत ज्यादा फोर्स है, यहाँ तक कि उसके अंदर सुप्रीम रियलम का एक मास्टर भी है। अब इसके बाद वो लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो गोचेंग से कहते हैं कि तुम्हारी चर्बी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। गोचेंग पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। जिसपे वो लोग गोचेंग से कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा कमीने और रूथलेस हो कि तुमने जानबूझ के हमारे पर्पल मेंशन के सक्सेसर को इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया, तो बताओ हमें तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए। और बेशक ये गोचेंग से काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं तो यहाँ पे धौस जमा रहे हैं क्योंकि गोचेंग ने पहले ही बैकअप प्लान बना के रखा है तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हारा सक्सेसर डिमोनिक सक्सेसर के साथ रंगरलिया मचा रहा है, अगर हम इसका सफाया नहीं करेंगे तो ये वायरस की तरह हर तरफ फैलता जाएगा और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। एल्डर उसे कहते हैं कि वो जिए या मरे तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो, पर्पल मेंशन वाले देख लेंगे, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गोचेंग तो उनकी ही बेइज्जती कर देता है ये कहते हुए कि तुम लोग यहाँ पर पर्पल मेंशन को रिप्रेजेंटेट कर रहे हो तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पे पर्पल मेंशन की सिर्फ बेइज्जती कर रहे हो और उनके खिलाफ जा रहे हो, जिससे उन लोगों की जल जाती है। और वो गोचेंग से कहते हैं कि तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही छलांगे मार रही है, तुम्हें लगता है कि तुम इमॉर्टल गू फैमिली से हो तो फिर तुम्हें कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा, भले ही दूसरे तुम्हारी गू फैमिली से डरते हो लेकिन हम नहीं डरते हैं, हम पर्पल मेंशन की तरफ से हैं, हम किसी से नहीं डरते। जिसके बाद वो अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं। गोचेंग के ऊपर ही उनके प्रेशर का बहुत ज्यादा असर पड़ता है और वो अपने घुटनों पे आने लगता है। वहीं पे जो लोग गोचेंग की लड़ाई को देख रहे थे वो इतनी दूर होने के बावजूद प्रेशर की वजह से घबराने लगे थे, लेकिन गोचेंग तो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था और वो टियानजुन को आज यहाँ से जिंदा जाने वाला नहीं दे सकता था। जिसके बाद वो अपनी सुप्रीम शॉट अपनी नॉर्मल शॉट को या जो भी हो यार रेडी करता है और उसे सामने की तरफ रिलीज करता है। लेकिन एल्डर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और उसकी शॉट को डिफ्लेक्ट कर लेते हैं और फिर से टियानजुन को बचा लेते हैं और वो पलक झपकते ही गोचेंग के सामने आ जाते हैं और अटैक करते हुए कहते हैं तुम मरना चाहते हो तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गो फैमिली मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं करेगी। लेकिन उनका हाथ गोचेंग तक पहुंच पाता कि उससे पहले ही गोचेंग वहाँ पे ऐसे कैरेक्टर को बुलाता है जो तुम्हें पक्का याद रहने वाला है। दरअसल गोचेंग वहाँ पे अपनी आर्ट किंग को बुलाता है, जिसके बाद वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है जो कि एल्डर की पावर की वजह से हुआ था। वहीं पे सभी लोग ये देखने के लिए हैरान थे कि वहाँ पे क्या हुआ है, क्या गोचेंग मारा गया, क्योंकि वो अटैक काफी ज्यादा शक्तिशाली था। अब उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एल्डर की आंखें फट जाती हैं क्योंकि वहाँ पे गोचेंग की आंट किंग आ गई थी जिनका लेवल बताया ही नहीं गया है कि वो किस लेवल पे हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ एल्डर की जान लेने वाली थी। वहीं पे गोचेंग आंटी से माफी मांगता है उन्हें फालतू में यहाँ पे बुलाने के लिए, लेकिन आंटी अपने जलवे में और वो गोचेंग को भाव तक नहीं देती हैं। वहीं पे एल्डर आंटी से कहता है कि चलो हम लोग बात करते हैं, लेकिन वो सामने की तरफ से एक ही अटैक करती हैं और एल्डर की बॉडी हवा में ही गायब हो जाती है। वहीं पे जो लोग एल्डर के साथ आए हुए थे उनकी भी आंखें बाहर आ जाती हैं क्योंकि एल्डर सुप्रीम रियलम पे थे। वहीं पे टियानजुन जैसे ही ये देखता है तो वो दोबारा नीचे गिर जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। मारा नहीं है, गोचेंग अभी इसका और इस्तेमाल करेगा। वहीं पे सभी लोग गू फैमिली की पावर को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि वो लोग एक सुप्रीम रियलम के मास्टर को आसानी के साथ गायब कर सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। वहीं पे आर्ट किंग उसकी मदर की साइड से, फादर की फैमिली की साइड से नहीं थी। वहीं पे गोचेंग आर्ट किंग को अपनी तरफ से शुक्रिया और इज्जत देने की कोशिश करता है,
है, लेकिन वो गोचेंग को इग्नोर करके वहाँ से तुरंत निकल जाती हैं। आंटी भाई अपने फुल एटीट्यूड में किसी की नहीं सुनेंगी। अब इसे गोचेंग का मुंह बन जाता है क्योंकि वो आंटी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता था ताकि गोचेंग को जरूरत पड़े तो वो भागती हुए चली आए। अब इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो कि अंकल के साथ आए हुए थे, मार्शल आर्ट अंकल एल्डर, और वो लोग यही सोचते हैं कि उन्हें पर्पल मेंशन को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर वो लोग जिंदा रहे तो ये कर सकते हैं, लेकिन उसी टाइम पे उनके पीछे से गोचेंग की फैमिली की और भी ज्यादा शिप्स आ जाती हैं जो उन्हें पकड़ने के लिए ही आए थी। वहीं पे गोचेंग उन लोगों से कहता है कि जा कहाँ पे रहे हो भाई, अटैक करने के लिए आए थे तो कम से कम 2-3 थप्पड़ मार ही दो। अब इससे उन लोगों के पसीने छूटने लगते हैं और वो लोग गोचेंग से कहते हैं कि हमें तो यहाँ पे जबरदस्ती लाया गया था, हमें तो डिटेल्स के बारे में भी नहीं पता है, हमें तो टियानजुन के बारे में भी नहीं पता है कि वो कौन है। वहीं पे गोचेंग उन लोगों से कहता है कि पर्पल मेंशन ने डिमोनिक सक्सेसर के साथ मिलकर कई सारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो बेशक उन्हें सजा मिलने ही है। और अगर तुम लोगों के पास थोड़ा भी दिमाग है तो फिर तुम्हें पता है कि वो सजा मौत ही होगी, लेकिन तुम लोग बच सकते हो, लेकिन तुम्हें जो तड़पन होगी वो बिल्कुल भी नहीं माफ की जाएगी। इसके बाद गोचेंग उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेता है। वह भी फिनिक्स लेडी गोचेंग की बहादुरी को देख के हैरान हो जाती है कि वो लोगों को ऐसे ही अरेस्ट करे ले रहा है बिना किसी दिक्कत के। वह भी मुखोटे वाले को काफी अच्छे से पता था कि गोचेंग ने सभी चीजें पहले से ही प्लान कर रखी थी और वो सच में पर्पल मेंशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब इसके बाद गोचेंग भागते हुए जियान के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, मैंने टियानजुन को पकड़ लिया है, अब हमें पता चल जाएगा कि सावी कहाँ पे है। लेकिन सावी आगे से कोई भी जवाब नहीं देती है तो गोचेंग उसे कहता है कि यही तुम्हारा एटीट्यूड है, मैं इतनी दूरी से तुम्हें बचाने के लिए आया, पता है मेरे गुर्दे बाहर आ गए थे। लेकिन जियान गोचेंग से कहती है कि तुम मुझे बचाने के लिए आए, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ पहले से ही तैयारी कर रखी थी, यहाँ तक कि आंट किंग तुम्हें बचाने के लिए आ गई और वो हमारी गू फैमिली की इंपीरियल मास्टर हैं। फिर गोचेंग उसे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि टियानजुन और तुम दोनों ने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ही डिमोनिक सक्सेसर हूँ। जियान उसे पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है, तो गोचेंग उसे बता देता है कि उसके यहाँ पे आने से पहले ही उसने इस जगह को ढूंढ लिया था और उसने सारी बातें सुन ली थी कि जियान उन दोनों की पिछले जन्म में बहन हुआ करती थी। लेक ऑफ रिकार्नेशन का पानी पीने से उसकी पुरानी जिंदगी की मेमोरीज वापस आ जाएंगी और मैंने ये भी सुन लिया था कि मैं तुम्हारे साथ जो कुछ करने वाला हूँ तुम उसके लिए भी रेडी हो, यानी कि वही इसका गुर्दा बाहर निकाल के बोन वोन चुरा के इसको टॉर्चर करने वाली बात। इस पे जियान कहती है कि तुम तो बात को सीरियसली लेते हो भाई, मैं तो भावनाओं में बह के कह दी थी। वहीं पे गोचेंग जियान से कहता है कि तुम एक बात समझ लो, जो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अच्छे से जान लो। जियान कहती है मुझे पता है कि तुम यही कहना चाहते हो कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहिए। गोचेंग उसे कहता है कि नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी बताया था कि वो बात बिल्कुल सच है, इसीलिए तुम्हें फ्यूचर में मुझसे दूर रहना चाहिए। इसे क्या पता किसी दिन मैं तुमसे नाखुश हो जाऊं जिसके बाद मैं तुम्हें डंजन के अंदर लेके जाऊं, तुम्हारा खून पी लूं, तुम्हारी हड्डियों को बाहर निकाल लूं और तुम्हारे सोर्स को खा जाऊं। मैं जैसे चाहे वैसे तुम्हें लेसन सिखा सकता हूं खुद के ऊपर भरोसा करवाने के लिए। जिसपे जियान उसे कहती है कि तुम्हारी करंट ताकत के साथ अगर तुम कुछ करना चाहो तो फिर तुम आसानी के साथ सो कर सकते हो। तुम यहाँ पे अकेले इसलिए चले आए क्योंकि तुम ये देख नहीं सकते थे कि टियानजुन मुझे नुकसान पहुंचाने वाला था। चेहरे पे मुस्कान देख रहे हो इसकी। खैर अब इसके बाद गोचेंग ना चाहते हुए भी जियान की तारीफ करता है कि मैंने देखा था कि तुमने कई सारे ट्रेजर्स को वहाँ से चुरा लिया था और तुमने एक क्रिएचर को भी काफी अच्छे से हरा दिया था, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे निराश कर दिया है। जियान उसे कहती है कि अगर तारीफ ही करनी है तो थोड़ा सा खुश होकर कर दो, ऐसे क्यों दिखा रहे हो। अब इसके बाद हम लोग पर्पल मेंशन को देखते हैं जहाँ पे जियान ग्रेट एल्डर के पास जाती है और उनसे कहती है कि आपको अच्छे से पता है कि आप जो कुछ भी करने वाले हैं इससे हमारा पूरा पर्पल मेंशन बर्बाद हो जाएगा। सभी लोगों को पता था कि टियानजुन डिमोनिक सक्सेसर के साथ रंगरलिया मचा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपने वहाँ पे मासाडाल अंकल को भेजा उसे बचाने के लिए और वो मारे गए। और वो अपने ग्रेट एल्डर को यही समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो लोग अभी भी टियानजुन को बचाने की कोशिश करते हैं तो फिर बाहर की तरफ कई सारे सैंक्शन इकट्ठा हो चुके हैं और वो सब यही प्लानिंग कर रहे हैं कि वो कैसे पर्पल मेंशन को नीचे झुका दें। और अगर वो अभी भी टियानजुन के बदले के बारे में सोच रहा है तो फिर वो इस तरीके से पूरे मेंशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। हालांकि ग्रेट एल्डर जियान की कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे कहता है कि टियानजुन हमारा फ्यूचर लीडर होने वाला है, उसी के ऊपर पूरे पर्पल मेंशन की जिम्मेदारी है, हम उसे खो नहीं सकते हैं और अगर हम उसे खो देते हैं तो फिर आने वाले 100 सालों के अंदर हम लोग अपने सेट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। इस पे जियान आगे से कहती है कि अगर आप उसे बचाने के लिए इतना ही सब करेंगे तो फिर आने वाले आगे के 100 साल भूल ही जाइए, आप 1 साल के अंदर ही हम लोगों को बर्बाद कर देंगे। तो फिर ग्रेट एल्डर जियान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अकेडमी गई तो फिर तुम कुछ सीखे नहीं, बस अपने एल्डर्स को इग्नोर करना सीख गए। तुम्हारे फादर अपोजिशन से पीछे हट चुके हैं तो ही मैं पूरे पर्पल मेंशन को चार्ज करने वाला हूँ। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ चुकी है तो यहाँ से खिसक लो। जियान जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछती है, अगर वो लोग पक्का जियान को बचाने के लिए जाने वाले हैं तो फिर गुचंग फैमिली से कौन लड़ाई करेगा। एल्डर बताते हैं गु फैमिली सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उनकी काफी बड़ी हिस्ट्री भी रही है और जो पावर वो अभी तक छुपाते आए हैं उसे हल्के में
लिया नहीं जा सकता है। लेकिन उनके पर्पल मेंशन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, वो किसी चीज से नहीं डरते हैं। गुचेंग ने जो उनके साथ किया है वो उनकी गू फैमिली से कभी छुपाया नहीं जाएगा। अगर वो फिर भी उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो बिल्कुल हमारी तरफ ही आएंगे और हम भी लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा वो करेंगे। हमारे सुप्रीम रियलम मास्टर की जो मौत हुई है वो फालतू में नहीं जाएगी और वो यहाँ से निकल जाते हैं। जियान उनसे अभी भी यही कहती है कि बस आप जिद्दी पने में हम लोगों को बर्बाद करने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रे टेलर एक अलग जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वो अपने मेंशन के किसी सीनियर के पास आए हुए थे और उसे बताते हैं कि उनका मेंशन दोबारा खतरे में आ चुका है और वो अपनी सीनियर से कहते हैं कि आप हमें देख के बता सकते हैं कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लेकिन सीनियर इसके लिए मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि अब उनके अंदर दम नहीं बचा है कि वो डिविजन देख सके यानी कि फ्यूचर। लेकिन ग्रे टेलर आगे से कहते हैं कि आपने मेरी मदद की थी पर्पल मेंशन को बनाने में, अपने टियानजुन की बर्थ के बारे में भी प्रेडिक्ट कर लिया था। मैं दोबारा फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा एक बार डिवाइनेशन को देख सकेंगे। इस पे सीनियर पीछे मुड़ते हैं और उससे पूछते हैं बताओ तुम क्या देखना चाहते हो। इस पे ग्रे टेलर आगे से कहते हैं कि जब हम लोग गू फैमिली का सामना करेंगे तो फिर क्या हमारे पर्पल मेंशन के जीतने के चांस हैं। इस पे सीनियर आगे से हंसते हुए कहता है इमोर्टल गू फैमिली और वो आगे से कहते हैं 10% चांस है कि तुम लोग जीत सकते हो। जिससे सीनियर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो लोग जीत सकते हैं। लेकिन सीनियर आगे से कहता है कि वो आधी बात थी, 10% चांस है कि वो लोग बिना लाश के मरेंगे। अब इसके बाद गुचेंग आंट किंग से मिलने के लिए जाता है और उनकी तारीफ बिल्कुल मक्खन लपेट के लगाता है, ये कहते हुए कि आप इतने सालों में मुझसे मिली नहीं लेकिन इसके बावजूद काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी हैं। आप एक चुटकी बजा के ही सुप्रीम रियलम के मास्टर को यूं ही मार सकती हैं। आंडो से कहती हैं मक्खन न लगाओ, इतने सालों से मुझसे मिलने भी नहीं आए, मुझे बस लग ही गया था कि तुम अपने गार्डियन के बारे में भूल चुके हो। जिसपे गुचेंग आगे से कहता है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, क्या आप मेरे बारे में कंप्लेन कर रही हैं। अभी नहीं पता है कि आंट किंग गुचेंग की गार्डियन है या नहीं या फिर कोई और गार्डियन है। लेकिन आंट किंग गुचेंग की तरफ मुड़ती है और उसे कहते हैं कि तुम पहले से बदल चुके हो। गुचेंग पूछता है कि आपको मेरे अंदर कौन सा बदलाव दिख रहा है तो आंट किंग उसे कहती है कि तुम पहले से और ज्यादा इंसान लग रहे हो, तुम्हारे अंदर हल्की सी इंसानियत बढ़ गई है। गुचेंग आंट से पूछता है कि आपका मतलब है कि पहले मैं इंसान नहीं हुआ करता था। इस पे आंट सीधा कहती है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी इंसान नहीं थे। इस पे गुचेंग उनसे पूछता है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, आप तो मेरा मजाक उड़ा रही हैं। इस पे आंट उसे कहती है कि अगर तुम पहले बहुत ज्यादा रूथलेस ना होते तो मैंने तुम्हें अपने पास रख लिया होता। गुचेंग पूछता है कि आपको क्या मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या। इस पे आंट कहती है कि नहीं, तुम अब पहले से काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। वह भी गुचेंग मन के अंदर सोचता है कि आंट को लगता है कि अब मैं इंसान बन चुका हूँ, ये सही बात नहीं है, शायद से 2-3 लाशें और ज्यादा बिछानी पड़ेंगी क्योंकि मुझे इंसानियत बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद हमें वही चीज दिखाई जाती है जो टियानजुन ने अपनी फोर्सिंग आई में देखी थी, बस उसने एंगल थोड़ा सा चेंज कर दिया था। उसे जियान की जगह पे खुद को देखना चाहिए था क्योंकि अब गुचेंग यहाँ पे जियान की जगह पे टियानजुन को टॉर्चर करने वाला है। गुचेंग उसे कहता है कि तुमने यहीं पे जियान का फ्यूचर देखा था ना, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट था, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम खुद यहाँ पे आके फंस गए हो, अब मैं तुम्हारी हड्डियां निकालूंगा। टियानजुन गुचेंग से कहता है कि मुझे मार दो। गुचेंग कहता है कि ना, मैं नहीं मारने वाला, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो फिर पर्पल मेंशन को कैसे लगेगा कि वो तुम्हें अभी भी बचा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ही तो मैं उनका अच्छे से फायदा उठा सकता हूँ। इस पे टियानजुन गुचेंग से कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी इंसानियत नहीं है। गुचेंग उससे कहता है कि और वैसे भी मुझे वो आर्टिफैक्ट रिफाइन करना है जो तुमने मुझे दिया था ताकि मैं तुम्हारी तरफ फ्यूचर को थोड़ा सा बहुत प्रिडिक्ट कर सकूं और देख सकूं तुम्हारी हड्डियां निकालने के बाद। और हाँ, एक और चीज, मैं तुम्हारी फोर्सिंग आंख भी बाहर निकालने वाला हूँ। इसके बाद मैं तुम्हारे सीनियर ब्रदर वो या के भी पीछे जाऊंगा और उसकी भी हड्डियां बाहर निकालूंगा। अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो फिर खुद को करो, तुम्हें कभी जियान के पीछे जाना ही नहीं चाहिए था। अब इसके बाद गुचेंग उस काल कोठरी से बाहर निकलता है तो फिर जियान उसका इंतजार कर रही थी जिसे जियान की टियानजुन की चीखने की आवाज सुनाई दी थी। गुचेंग कहता है कि यार ये सब पुरानी चीजें हैं, बातें उगलवाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। वो मना कर रहा था तो फिर मैंने एबिलिटी का इस्तेमाल कर लिया। जियान उससे पूछती है क्या तुम्हें सावी के बारे में कुछ पता चला। गुचेंग कहता है कि हाँ, तुम चिंता न करो, मैं जल्दी ही उसे निकाल लूंगा। इसके बाद गुचेंग अपने पास से लेक ऑफ रिकार्नेशन का पानी वाला बोतली बाहर निकालता है और उसे कहता है कि मैंने ये उनसे छीन लिया था। जियान कहती है कि अगर मैं इसे पी लेती हूँ तो फिर मुझे पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज याद आ जाएंगी। गुचेंग उसे कहता है मुझे क्या पता, पी के चेक कर लो। जियान उसे पूछती है क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे पी लूं। गुचेंग उसे कहता है कि पी लो, वैसे भी पीने के बाद मुझे हरा थोड़ी ना पाओगी। इसके बाद जियान उस बोतल की तरफ देख रहा था तो गुचेंग उसकी तरफ देख रहा था और उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारे डिसीजन है, तुम खुद इसे चूज
यूज करने वाली हो। लेकिन जियान उस पानी को नीचे फेंक देती है, ये कहते हुए कि जिंदगी अच्छी चल रही है, कष्ट नहीं चाहिए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सच है या नहीं। गुचेंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर नहीं पीना था तो फिर नीचे क्यों बहाया, वापस कर सकती थी ना। इस पे जियान उसे कहती है डांट क्यों रहे हो, मैं सेंटिमेंटल हो गई थी, बस किसी लेक का पानी तो है, क्या फर्क पड़ता है। गुचेंग उसे कहता है कि नॉर्मल पानी नहीं है, लेक ऑफ रिकार्नेशन का पानी है, जल्दी से पैसे दो। लेकिन वो मना करके वहाँ से भाग जाती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा। वह पे गुचेंग मन के अंदर सोचता है कि क्या फर्क पड़ता है करती हो या नहीं, लेकिन तुम बेवकूफ हो। और हमें पता चलता है कि उसने लेक ऑफ रिकार्नेशन का असली वाला पानी दिया ही नहीं था, उसने दूसरी बाटली दी थी। और वो मन के अंदर सोचता है कि वो अच्छी मेमोरीज नहीं है तो फिर मैं उन्हें तुम्हें देखने ही क्यों दूं। गाइस मुझे एक चीज बताना, तुम में से किस किस को लगा था कि गुचेंग ने जियान को सच में लेक ऑफ रिकार्नेशन का पानी दिया है। अगर तुमने सोचा कि असली वाला दिया है तो मुबारक हो, मेरे साथ साथ तुम्हारा भी काट दिया है गुचेंग ने। अब इसके बाद हम लोग सॉवी को देखते हैं जिसको उन लोगों ने ढूंढ लिया था। वह भी सॉवी को भी होश आ जाता है और तब वो अपने सामने गुचेंग और अपने भाई लैन को देखती है। वह पे लैन उसे बताता है कि उसे टियानजुन ने किडनैप कर लिया था और गुचेंग ने टियानजुन को हरा के उसे बचाया है और वो यहाँ पे उसे लेने के लिए आए हैं। इसके बाद लैन गुचेंग से पूछता है क्या वो लोग इस ब्रेक सील को तोड़ नहीं सकते हैं अंदर जाने के लिए। इसमें गुचेंग आगे से कहता है कि पता नहीं टियानजुन ने किस टेक्निक का इस्तेमाल किया है और वो अभी के लिए इसे तोड़ नहीं सकता है, लेकिन वो कोई ना कोई तरीका निकालेगा उसकी बहन को बचाने के लिए। इससे लैन के दिल के अंदर दोबारा गुचेंग के लिए इज्जत बढ़ जाती है और वो गुचेंग के सामने सर झुका के उसे कहता है कि वो उसकी इस दया को कभी भी नहीं भूलेगा। इससे गुचेंग की जो लक वैल्यू है यानी कि उसकी असली वाली किस्मत वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और गुचेंग उसे कहता है कि तुम्हें ये सर झुकाने की जरूरत नहीं है, मुझे भी तुम्हारी चिंता होती है जब तुम अपनी बहन के लिए इतना ज्यादा परेशान होते हो। अब इसके बाद हम लोग यूमी को देखते हैं जो कि सिटी के अंदर इधर उधर घूम रही थी और उसी टाइम पे यूमी की नजर एक बंदे के ऊपर पड़ती है जो कि वुया था। यूमी उसके पीछे तो जाती है लेकिन वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है और यूमी को काफी समझ में आ जाता है कि कौशी रियलम के बंदे को फॉलो करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब इसके बाद हम लोग वुया को देखते हैं और उसे पता चल जाता है कि गुचेंग की आंखें हर तरफ हैं, उसे जहाँ भी जाना होगा सोच समझ के जाना पड़ेगा। इसके बाद वो फैसला करता है कि लेक ऑफ रिकार्नेशन को दोबारा चलते हैं, पानी की बोतल गुम हो गई है, भाई गया था तो 3-4 बार लाता, एक ही क्यों लाया। अब इसके बाद हम लोग स्काई एम्परर माउंटेन वाली जगह को देखते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंग्यो और उसके बाकी लोग आए हुए थे और हम लोग देखते हैं कि उनके इंसेक्टर बाहर निकलते हैं जो कि ज्वाला की बॉडी से निकले थे और ये भी आगे से काफी ज्यादा गुस्से थे क्योंकि पर्पल मेंशन का जो सक्सेसर था यानी टियानजुन उसने डिमोनिक सक्सेसर के साथ मिलकर प्रिंस सेन को मार दिया था। तो बेशक इंसेक्टर अब उनसे बदला लेने के लिए जाने वाले थे। वहीं पे इंग्यो और बाकी लोग उसे कहते हैं कि उनकी जैसी मर्जी वो लोग वैसा करेंगे। अब इसके बाद हम लोग गुचेंग की फैमिली को देखते हैं जहाँ पे ये सभी लोग हंस रहे थे पर्पल मेंशन के ऊपर क्योंकि वो लोग यहाँ पे इमोर्टल गो फैमिली को चैलेंज कर रहे थे। वहीं पे वो लोग गुचेंग के फादर से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। गुचेंग के फादर आगे से कहते हैं कि ये जो बवाल चल रहा है पर्पल मेंशन वाला, इसके अंदर कई सारे फोर्स मिली हुई हैं। स्काई एम्परर माउंटेन, वही ज्वालामुखी वाले इंसेक्टर, एशियंट ये फैमिली, एंडलेस फायर किंगडम, काफी सारे लोग वहाँ पे भागते हुए जा रहे हैं। हम बस वहाँ पे अपना चेहरा दिखाने के लिए जाएंगे, बस बाकी वो लोग खुद संभाल लेंगे। इसके बाद वो लोग गुचेंग के फादर से पूछते हैं कि उन्हें वहाँ पे किस बंदे को भेजना चाहिए बैटल के दौरान, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया है जब हमने कई सारे लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक एल्डर आ रहे थे या फिर इंसेक्टर जो कि उन लोगों से कहता है, ऐसा लगता है कि पर्पल मेंशन इस बात को भूल चुका है कि जब उनके फाउंडर को परेशानी हुई थी तब वो हमारी गो फैमिली में आए थे मदद की भीख मांगने के लिए। क्या उन्हें लगता है कि मैं मर चुका हूँ? वहीं पे ये इंसेक्टर काफी ज्यादा शक्तिशाली थे और ये सट्टा सट्टा करके उन लोगों के सामने आ जाते हैं तो वो लोग इंसेक्टर कह के इन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं। वहीं पे गुचेंग के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि साला गो फैमिली के अंदर इतने ज्यादा इंसेक्टर्स हैं, अब ये किस नंबर पे है। दरअसल गुचेंग की फैमिली के अंदर 17-18 इंसेक्टर हैं और सबके सब बैडर्स हैं। खैर वहीं पे वो इंसेक्टर गुचेंग के फादर से कहते हैं कि तुम अभी के लिए गो फैमिली के करंट हेड हो, तुम्हारी पावर भी कम नहीं है। इसके बाद गुचेंग के फादर अपने आप को ग्रीट करवाते हैं। इंसेक्टर गुचेंग के फादर की तारीफ करते हैं क्योंकि जो पिछला हेड था गो फैमिली का उसकी कल्टीवेशन गुचेंग के फादर से काफी ज्यादा कम थी। जिसके बाद वो अपना नाम लैंग बताते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि तुम पर्पल मेंशन के बवाल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कुशल मंगल जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि इंसेक्टर का नंबर 18वां है यानी 18वें नंबर के इंसेक्टर हैं जिन्हें स्काई एम्परर सन के दाव हार्ट के चिथड़े उड़ा दिए थे। इंसेक्टर लैंग उन लोगों से कहते हैं कि 18th इंसेक्टर, ये मैंने काफी टाइम बाद सुना है, अगर मैं कल्टीवेशन को लैक ना करता तो फिर मुझे पक्का यकीन था कि मैं 20वें नंबर का इंसेक्टर बन सकता था। इसके बाद वो गुचेंग के बारे में बात करने लगते हैं कि मैंने सुना है कि वो तुम्हारा ही बेटा है जो कि हमारी फैमिली का नया सक्सेसर है और उसने कई सारे बड़े बड़े कारनामे किए हैं और ऊपर से वो बहुत ज्यादा बिहेवियर में खराब है और रूथलेस है। गुचेंग के फादर को लगता है कि इंसेक्टर इससे नाराज होंगे लेकिन वो आगे से हंसते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा ही तो कमीना सक्सेसर चाहिए। गुचेंग के फादर इंसेक्टर से कहते हैं कि अगर आपको उससे मिलना है तो मैं उसे बुलवा सकता
हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं थोड़े टाइम के लिए ही बाहर आया था, अपने दोस्तों से मिलने के बाद मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, तब तक के लिए मैं गुचेंग के थोड़े बहुत रिस्पॉन्स को देखना चाहूंगा कि वो कौन से कारनामे करने वाला है। अब इसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि स्याही से किसी पन्ने के ऊपर लिखता है, तो किंग जॉन उसकी हैंड राइटिंग की तारीफ करती है। गुचेंग उससे पूछता है पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, तो उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ था तलवे चाटने वाला। अब इसी के बाद वहाँ पे वैन पहुंच जाती है और वो गुचेंग से पूछती है कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। गुचेंग उसे बताता है कि मैं अभी तक हाउ को इग्नोर करते हुए आ रहा था क्योंकि वो मेरे रास्ते के बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन उसने दोबारा मेरे खिलाफ कुछ करना शुरू कर दिया है और तुम्हें पता है कि उसे मारना पर्पल मेंशन को डिस्ट्रॉय करने से बहुत कम काम है, मैं चुटकी बजाते ही उसे मार सकता हूँ। जिसपे वैन अपने घुटनों पे आ जाती है और गुचेंग से कहती है कि उसने हाउ को समझाया था और वो गुचेंग से और टाइम मांगती है ताकि वो हाउ को और भी ज्यादा समझा सके। वह भी गुचेंग उसे कहता है कि इसका क्या ही फायदा है जब तुमने उसे पहले ही वार्न कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि हाउ मुझे मारने के लिए कोई ना कोई नई तरकीब बना रहा है। वैन क्या करती और वो गुचेंग से सिर्फ टाइम ही मांगती है ताकि वो हाउ को अच्छे से समझा सके और वो बदले के ऊपर गिव अप कर दे, और वो गुचेंग से कहती है कि प्लीज इसे दिल पे मत लेना। इस पे गुचेंग उसे कहता है कि छोड़ो, तुम्हें चूहाओ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दूसरा टास्क देने वाला हूँ। वैन उससे पूछती है कि क्या टास्क है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि पूरा पर्पल मेंशन गुचेंग के हाथों के अंदर है, उसकी टैंक फैमिली क्या ही कर पाएगी। गुचेंग उसे बताता है कि कोई वो या नाम का बंदा तुमसे मिलने के लिए आ रहा है, तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है बस। इसके बाद गुचेंग उसे बताता है क्योंकि वो तुम्हारा दाव पार्टनर हुआ करता था तुम्हारी पिछली जिंदगी के अंदर, तो बेशक तुम्हारे बारे में जानने के बाद वो तुमसे मिलने के लिए आएगा ही। और गुचेंग अपनी स्लेव मार्क की मदद से वैन के साथ कुछ तो करता है, लेकिन अभी पता नहीं है कि वो क्या करता है। अब इसके बाद वैन वहाँ से बाहर निकल जाती है और एल्डर उसके ऊपर नजर बनाए रखे हुआ था, हाउ का एल्डर। अब इसके बाद गुचेंग किंग जुआन से पूछता है कि जो मैंने तुम्हें काम दिया था वो कैसा है। किंग जुआन बताती है कि उसने गुचेंग के ऑर्डर फॉलो किए, पर्पल मेंशन के जितने भी लोग थे यहाँ तक कि टियानजुन उन सभी को वर्मिलियन बर्ड एम्पायर की तरफ भेज दिया गया है। और वो गुचेंग से पूछती है कि उसने अचानक से ये ऑर्डर क्यों दिया कि उन लोगों को वर्मिलियन बर्ड क्लैन की तरफ आगे भेज दिया जाए। जिसपे गुचेंग आगे से बताता है कि भले ही पूरा पर्पल मेंशन पूरी तरीके से कई सारे फोर्स की वजह से सीजेस हो, लेकिन इसके बावजूद वो लोग टियानजुन को बचाने के लिए आएंगे ही अगर उन्हें उसके बारे में पता लग जाता है। और गुचेंग के ख्याल से वर्मिलियन बर्ड एम्पायर बैटलफील्ड बनने के लिए परफेक्ट जगह है। जिससे किंग जुआन को समझ में आ जाता है कि गुचेंग जानबूझ के वर्मिलियन बर्ड क्लैन को टारगेट कर रहा है जिससे चूहाओं को दिक्कत हो, और मन के अंदर सोचती है कि वो चूहाओं की फेलो डिसाइपल है, क्या उसे चूहाओं को इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए। लेकिन उसे इस बात से भी डर लग रहा था कि अगर गुचेंग को इस बारे में पता चल गया तो फिर उसके साथ क्या होगा। वहीं पे गुचेंग उसी की तरफ देख रहा था और वो मन के अंदर सोचता है कि कभी कभी किसी इंसान का भाग्य और उसकी किस्मत उसके मन के अंदर छुपे हुए झूठ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसने हाउ को गुचेंग के प्लान के बारे में बताया तो ये बेशक अगले एपिसोड में मरेगी। फिर हम देखते हैं कि हाउ का एल्डर उसके पास आता है और उसे बताता है कि वैन सच में गुचेंग के घर पे गई हुई थी, लेकिन तुम्हें चिंता की बात नहीं है, वो उसे मीटिंग करने के बाद तुरंत बाहर निकल आई, इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ होगा। उसी टाइम पे हम लोग एक ईगल को देखते हैं जो कि हाउ के लिए संदेशा लेके आती है। वहीं पे हाउ हल्डर को बताता है कि अगर वैन को जाना होता तो वो काफी टाइम पहले ही चली जाती, उसने अभी तक इंतजार न किया होता, और मुझे पक्का यकीन है कि वो कभी भी उस पाखंडी के प्यार में नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हाउ उस ईगल का संदेशा पढ़ता है तो फिर उसके ऊपर लिखा हुआ था कि टियानजुन और पर्पल मेंशन के जितने भी डिसाइपल हैं उन सभी को वर्मिलियन बर्ड एम्पायर के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। एल्डर कहते हैं कि गुचेंग तुम्हारी जगह को बैटलफील्ड के तौर पे इस्तेमाल करने वाला है, और वो हाउ से पूछते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सही तो है ना, जिसपे हाउ बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसके फादर से मिली है। बेशक गुचेंग काफी ज्यादा चालाक है, मैंने उसे हल्का सा निराश का कर दिया, वो पूरे वर्मिलियन बर्ड एम्पायर को बैटलफील्ड के अंदर बदलने वाला है। जिसके बाद वो लोग उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे गुचेंग आने ही वाला है। अब इसके बाद हम लोग रिकार्निशन लेक को देखते हैं और हम लोग वुया को देखते हैं जो कि एक खास गुफा के अंदर गया हुआ था जिसके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, और वो गुफा वाला बंदा वुया के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम चाहते हो कि मैं पर्पल मेंशन की मदद करूं। जिसपे वुया उसे कहता है कि मैंने जब पिछली बार तुम्हें जो अमाउंट दिया था वो काफी ज्यादा था, क्या तुम भरपाई नहीं करोगे। जिसपे गुफा वाला बंदा कहता है कि ना, वो इमॉर्टल गू फैमिली है, किन्हें पता कि उन लोगों ने कितने दानव अपने अंदर छुपा रखे हो। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से हर एक का दिमाग हमेशा खटका रहता है, अगर कोई उन्हें उकसा दे तो फिर उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता है। वुया उसे और ज्यादा लालच देता है ये कहते हुए कि मैं उसके अंदर और भी ज्यादा इमॉर्टल स्क्रिप्चर्स को ऐड कर दूंगा, मुझे एक ऐसा मेथड भी पता है जिसकी मदद से लेक ऑफ रिकार्नेशन को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा तुम्हें मेंशन की मदद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरी मदद करनी है ताकि मैं अपने छोटे भाई को बचा सकूं। गुफा वाला बंदा कुछ टाइम के लिए सोचता है और उसे कहता है कि अच्छा चीज है। जिसके बाद वो वुया
वुया के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हें मार के तुम्हारी सारी चीजें लूट सकता हूँ। वुया कहता है कि मुझे पता है, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने ये चीज इसलिए सजेस्ट की क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम लालच के चलते मेरे ऊपर कब्जा नहीं करोगे। तो वो गुफा वाला बंदा डील के लिए मान जाता है और उसे बता देता है कि अगर इमॉर्टल गो फैमिली को मेरे बारे में पता चला तो मैं सीधे हाथ खड़े कर दूंगा और उन्हें बता दूंगा कि तुम ही ने मुझे मजबूर किया था ये सब कुछ करने के लिए। वो यह इस डील के लिए मान जाता है और उसे थोड़ी सी शांति मिलती है कि अब वो टियानजुन को बचा सकता है। अब इसके बाद हम लोग हाओ के फादर को देखते हैं जो कि अपने घर पे ऊपर आई हुई बला को देख के हैरान हो रहे थे। जिसके बाद वहाँ पे हाओ और उसके एल्डर भी आ जाते हैं। जिसके बाद वो हाओ को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि ऊपर देखो उन सभी वॉरशिप्स को, इन सभी के अंदर इमॉर्टल गो के पूरे लोग भरे हुए हैं और अगर वो लोग यहाँ पे आके अपना लड़ाई करते हैं और हमारे एम्पायर को बैटलफील्ड के अंदर बरत देते हैं तो फिर हमारा एम्पायर पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। उसके बाद एक सर्वेंट हाओ के पास आता है और उसे बताता है कि वैन उसे मिलना चाहती है। जिसके बाद हाओ वैन से मिलने के लिए जाता है तो वैन उसे बस इतना ही कहती है कि उसने सुना है कि वो गोचेंग के साथ निपटने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहा है और वो उसको यही सलाह देती है कि उसे दोबारा सोच लेना चाहिए, कुछ भी करने से पहले ठंडे दिमाग से वो काम ले, क्योंकि वो कभी भी गोचेंग को नहीं हरा सकता है, भले ही उसके पास सुप्रीम केव हेवन का सपोर्ट ही क्यों ना हो। और पर्पल मेंसल इसका जीता जागता मिसाल है। जिसपे हाओ वैन से पूछता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें मेरी सुप्रीम केव हेवन के ऊपर यकीन नहीं है? और वैन को तो पता है कि उसे कितना ज्यादा यकीन है और कितना नहीं, इसीलिए वो बस इतना ही कहती है कि कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच लो, क्योंकि चीजें उसकी लिमिट के पार जा रही हैं। लेकिन हाओ अब वैन से उब चुका था और वो उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी एबिलिटीज की लिमिट क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं गोचंग से कमजोर हूँ? वैन उसे कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करो। अगर गोचंग तुम्हारे पीछे आता है तो फिर तुम खुद को बचा पाओगे। लेकिन हाओ का अब बस हो चुका था और वो वैन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ और ऐसा कुछ दोबारा मत कहना। इसके बाद हाओ वहाँ से जाने लगता है और उसे कहता है कि तुम बदल चुकी हो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम सब कुछ मेरे लिए ही कह रही हो, लेकिन अगर मैं वैसा करता हूँ जैसा तुम कहती हो तो फिर वर्मिलियन बर्ड एम्पायर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद हाओ वहाँ से निकल जाता है और वैन रोने लगती है क्योंकि वो चाहते हुए भी हाओ को नहीं बचा सकती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे गोचंग से मिलने के लिए उसके पुरानी साथी आए थे, एशियन कॉन्टिनेंट के लोग, और वो सभी गोचंग को ग्रीट करते हैं। साथ ही में वहाँ पे यान्यू भी थी। गोचंग उसे पूछता है कि जो काम मैंने दिया था क्या वो पूरा हो गया? यान्यू आगे से बताती है कि जो भी काम गोचंग ने उसे दिया था उसने वो सभी काम पूरे कर दिए हैं। साथ ही में वो रिजल्ट अपने साथ लेके आई है, वो सभी रेडी हैं। गोचंग को बस उन्हें इंस्पेक्शन के लिए चेक करना है। गोचंग यान्यू से खुश हो जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पे आओ। यान्यू उसके पास जाती है तो गोचंग उसे कहता है कि तुमने मुझे निराश नहीं किया, अब से पूरा ब्लैक ईगल क्लैन तुम्हारे हाथों में होगा। जिसके बाद वो एल्डर से पूछता है आपको कोई परेशानी है, तो वो साफ मना कर देते हैं, बेचारे कह भी क्या सकते थे। लेकिन उसी टाइम पे यान्यू गोचंग को एक नई बात बताती है और ये कमाल की चीज है। यान्यू गोचंग को बताती है कि उसे एक अजीब गरीब लोगों का ग्रुप मिला था फॉरबिडन एरिया के अंदर। वो लोग क्या बात कर रहे थे और उन्होंने क्या पहना था यान्यू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और साथ ही में उन लोगों के पास एक मेटल का वेपन भी था जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन उन्होंने कभी कल्टीवेट नहीं किया था क्योंकि उनकी फिजिक बहुत ज्यादा वीक थी। साथ ही में उनकी वेपन की पावर वो भी कुछ ज्यादा नहीं थी। लेकिन गोचंग ये सभी जानकारियां जान के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें पता चला कि वो लोग यहाँ पे कैसे आए? यान्यू बताती है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता चला है। इसके बाद यान्यू गोचंग को वो वेपन देते हुए कहती है कि हमें ये उनके पास से मिला है जो कि और कोई नहीं देसी कट्टा था। यान्यू गोचंग को बताती है कि मैंने उन्हें पकड़ा और उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, लेकिन उनको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी और अगर वो सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करती तो उनकी सोल इतनी कमजोर थी कि वो बेचारे मारे ही जाते हैं। इसीलिए उसने गिव अप कर दिया और बाकी सभी चीजें नहीं ढूंढी। गोचंग इससे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वैंग ने यहाँ पे सोल यानी कि वो मर के रिकार्नेट हुई थी, लेकिन ये लोग बॉडी समेत आ चुके हैं, यानी कि ये किसी और वर्ल्ड से ट्रैवल करके आए हैं। मल्टीवर्स वाला ड्रामा है यहाँ पे। वहीं पे गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उनकी टेक्नोलॉजी लोअर वर्ल्ड की ही लगती है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। वहीं पे हमारा गोचंग टाइम ट्रेवल करके आया है, यानी कि वैंग और ये जो लोग आए हैं और गोचंग ये तीनों ही अलग अलग वर्ल्ड से हैं। अब इसके बाद हमें उन लोगों की झलक दिखाई जाती है जिन लोगों को यान्यू ने पकड़ लिया था। ये लोग नॉर्मल ही लोग थे, बेचारे स्टूडेंट थे, यहाँ पे आके फंस गए थे और इन्हें घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इनकी आंखों के सामने इंसान स्वॉर्ड के ऊपर उड़ रहे थे और ये बस दुआ ही मांग रहे थे कि कैसे भी हमें हमारी दुनिया में वापस भेज दो बस। इसी बीच हम लोग नीटियन और जियांगचिंग नाम के 2 बंदों को देखते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने इन्हें पकड़ के यहाँ पे बंद किया है वो सभी की प्रैक्टिशनर थे जो कि इनके रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है। ना कि वो लोग उड़ सकते हैं बल्कि वो लोग नेचर को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि वही हवा आग निकालना। और नेटियन आगे
कहता है कि अगर हम लोग वापस जा पाते हैं तो हम लोग पब्लिक को ये सभी चीजें बताएंगे, जिसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे और हमारे लिए पैसा कमाना भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं रहेगी, जिसके बाद हम लोग बड़े बड़े घर में रहेंगे, लग्जरी कार्स चलाएंगे। इसके बाद वो लड़कियों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यहाँ पे खूबसूरत लड़कियां भी हैं, यहाँ तक कि गॉडेस साओ वो भी हमारे साथ यहाँ पे फंस चुकी हैं, लेकिन उनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। वहीं पे जियांग चन बस इतना ही सोच रहा था कि यहाँ पे लाइट प्रैक्टिशनर है, ये साली पूरी दुनिया किसी फैंटेसी नॉवल से कम नहीं लग रही है। इसके बाद हमें इनमें से सबसे मेन लड़की दिखाई जाती है जो जिंदा बचेगी। इसका नाम है साओराइन। जियांग चन खड़ा होता है और कहता है कि हमें उनसे बात करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद हम लोग हाओ और उसके फादर को देखते हैं और इन्होंने जहाँ से भी मदद मांगी उन लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और गोचंग यहाँ पे आके लड़ाई करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे करके इनका अंपायर डिस्ट्रॉय होने लगा है। हाओ के फादर हाओ से कहते हैं कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी इससे बाहर निकलने में, मैं अंपायर को ऐसे बर्बाद होने नहीं दे सकता हूँ। वहीं पे हम लोग बैटलफील्ड को देखते हैं जहाँ पे हर तरफ तबाही मची हुई थी, जिसको देखो उसको वो एक दूसरे का गला पकड़ने में बिजी था। हाओ कहता है कि इमोर्टल गू फैमिली जल्द ही बैटलफील्ड को ज्वाइन करने वाली है। इसके बाद पर्पल मेंशन और ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाएगा। हाओ के फादर आगे से कहते हैं कि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक वो टियानजुन को सेफ नहीं कर लेते हैं और आखिर में वो गोचंग के प्लान के अंदर फंस ही जाएंगे। वहीं पे हाओ आगे से कहता है कि अगर वो हमें ऐसे जाने नहीं देगा तो फिर हम सिर्फ लड़ाई ही कर सकते हैं। वहीं पे एल्डर आगे से कहते हैं कि लड़की के चक्कर में इसका दिमाग खराब हो गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीटियन उन लोगों से कहता है क्या तुम लोगों को याद है कि हमने वहाँ पे ब्रोंज फ्लाइंग बोट देखी थी जब हम लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए थे। जियांग चन आगे से कहता है कि उसने भी देखी थी, लेकिन वो बोट आने के बाद वो लोग बेहोश हो गए थे और जब उनकी आंखें खुली तब वो लोग यहाँ पे आ गए थे। और नीटियन आगे से कहता है क्या किसी को पता है कि वो बोट कहाँ पे मिलेगी, हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा। तो फिर जियांग चन अपने पेट के ऊपर हाथ रख लेता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अंडरग्राउंड एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे किसी कॉलेज के काम की मदद से, जहाँ पे इन्हें बहुत बड़े बड़े बीस्टों के बोन्स मिले थे और इन लोगों को आखिरकार वो खंडहर मिल गया था जिसके पीछे ये लोग आए हुए थे। वहीं पे जियांग चन ने गलती से किसी मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद वहाँ पे बहुत तेज रोशनी हुई और सभी लोग बेहोश हो गए, लेकिन वो जो ब्रोंज फ्लाइंग बोट थी वो सीधा आके जियांग चन के पेट के अंदर घुस गई और तब से ही जियांग चन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीज उसकी बॉडी के अंदर क्यों घुसी। इसके बाद वो रॉयन की तरफ देखते हुए कहता है कि आर्कियोलॉजी एक्सपीडिशन के अंदर हर किसी को रॉयन ने ही इन्वाइट किया था, उसे सच में कुछ पता हो सकता है। इसके बाद वो रॉयन के पास जाता है और उसे पूछता है कि मुझे सच्चे सच्चे बताओ कि तुम इस जगह के बारे में क्या जानती हो, जिसपे रॉयन उसे बताती है कि ये दुनिया उसके सपनों में अक्सर आया करती थी। इसे जियांग चन हैरान होता है तुम्हारे सपनों में इसका क्या मतलब है, और उसे समझ में आ जाता है कि ये कुछ तो छुपा रही है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे गोचंग और यानयू आ जाते हैं। वहीं पे वो गोचंग को बताते हैं कि ये लोग यहाँ पे अक्सर आर्कियोलॉजी, ट्रेवलिंग, कॉलिंग द पुलिस, ये सभी चीजें कहते रहते हैं और ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई। वहीं पे गोचंग उनकी तरफ देखता है तो फिर उसे जियांग चन रॉयन के अंदर से मेन कैरेक्टर और मेन हीरोइन वाली वाइब आने लगती है। साथ ही में उसे नीटियान के अंदर से भी कुछ चीज महसूस होती है। बाकी सब बैकग्राउंड कैरेक्टर हैं जो कि मरने वाले हैं। वहीं पे गोचंग यान्यू से कहता है कि चिंता ना करो, ये इनके घर की लैंग्वेज होगी। वहीं पे गोचंग उनके कपड़ों को देखता है तो फिर उसे अपने पुराने दोस्तों की याद आ जाती है। बाकी जो पिस्टल गोचंग को मिली थी उसके ऊपर स्प्लिट स्टोन लगा हुआ था, इससे गोचंग को पता लग जाता है कि ये लोग उसके अर्थ से नहीं है। वहीं पे यान्यू गोचंग से पूछती है कि इनके साथ क्या करना है, क्या लाशें बिछा दी जाएं? लेकिन गोचंग रॉयन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसे बाहर निकालो। तो जियांग चन उसके सामने आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो इसके साथ। वहीं पे जियांग चन अपने मन के अंदर सोचता है कि इसके पास तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है इस दुनिया को लेके, मैं बिल्कुल भी रॉयन को बाहर जाने नहीं दे सकता हूँ। यान्यू गोचंग से पूछती है कि इसके साथ क्या करना है, मार दे क्या? वहीं पे गोचंग की करंट वैल्यू अभी एकदम फिक्स है, अगर वो किसी को मार भी देता है फॉर्चून चूजर 1 को तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो राशन बचा के रखना चाहता है। तो वो यान्यू से कहता है कि मेरे को खूबसूरत लौंडिया बचानी है बस, और वो मन के अंदर सोचता है कि जैसा फॉर्चून चूजर 1 करते हैं वैसा इन्हें करने दो। नीटियन आगे बढ़ता है और गोचंग से कहता है भाई माफ कर दे, मेरे दोस्त के पास बिल्कुल भी बात करने का तजुर्बा नहीं है। जियांग चन उसे रोकने की कोशिश करता है तो नीटियन उसे कहता है कि ये गली की लड़ाई नहीं है जहाँ पे हम लोग मिडिल फिंगर दिखा के भाग जाएंगे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे आते ही उसने हमारे ट्यूटर को मार दिया था। जियांग चन आगे से कहता है कि अगर रॉविन उनके साथ जाती है तो फिर उसके साथ क्या होगा, क्या तुम्हें पता है? लेकिन उसी टाइम पे यानयू अंदर आती है और उन लोगों से कहती है कि तुम लोग अपना अपना देख लो, यंग मास्टर भले तुम्हें परेशान न करे लेकिन मैं दयावान नहीं हूँ, मैं गर्दन उखाड़ दूंगी तुम्हारी। वहीं पे सभी लोग रॉविन से कहते हैं कि गोचंग कोई बुरा इंसान नहीं है, अगर वो उसके साथ जाती है तो फिर उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रॉविन उन लोगों की तरफ देखती है, जिसके बाद वो बाहर जाते हुए जियांग चन से कहती है उम्मीद करती हूँ जिंदा बच निकलोगे। लेकिन जियांग चन को पता नहीं क्या चुलमुचती है और वो रॉयन को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यान्यू उसे कहती है बेफालतू में एक्ट कर रहे हो, जिसके बाद वो
पावर का इस्तेमाल करके उसे जमीन में घुसा देती है। साथ ही में आसपास के जो भी लोग थे वो उनके ऊपर अपना प्रेशर डालती है और उन्हें बेहोश कर देती है। और गोचंग उन लोगों से कहता है कि मैं कोई विलेन नहीं हूँ, बस मेरे अंदर सब्र नहीं है, इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग अच्छे से बिहेव करो और हमें जितना हो सके उतना कम परेशानी दो। वहीं पे गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे पहले लगा था कि राविन की फिजिक के साथ कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी पूरी बॉडी ही, लेकिन इसका मामला बिल्कुल अलग तरीके है जो मैंने अभी तक नहीं देखा है। अब इसके बाद जियांग चेन राविन को जाते हुए देखता है और वो मन के अंदर मेन कैरेक्टर वाली लाइन कहता है कि मैं ताकतवर बनूंगा। अब इसके बाद गोचंग राविन को अपने पास लेके जाता है और उसे नाम पूछता है, जिसपे राविन उसे नाम बताती है और उसे यह भी बताती है कि वो अजूरे प्लेनेट से आई है, जिसको अजूरेने कहते हैं। गोचंग उससे कहता है कि अपने अजूरेने प्लेनेट के बारे में जरा बताना, जिसपे राविन गोचंग को बताना शुरू करती है कि उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। वहाँ पे लाइफ स्पैन यानी जिंदगी काफी ज्यादा छोटी होती है और वहाँ पे की प्रैक्टिशनर यानी कल्टिवेटर्स नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास इंटरनेट नाम की चीज है जिससे पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। गोचंग उससे कहता है कि हाँ, सुनने में कमाल की चीज लगती है। राविन आगे बताती है कि वहाँ पे लोग गेम खेल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और कॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। वो यान को घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो गोचंग के चेहरे को देखती है तो गोचंग को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो सरप्राइज नहीं लग रहा था। जिसके बाद गोचंग वहाँ पे कट्टा निकालता है और उन लोगों से पूछता है कि ये तुम्हारा वेपन है और क्या ये तुम्हारे अजूरे प्लेनेट के अंदर कॉमन वेपन है। राविन गोचंग को बताती है कि ये पीसोनिक गन है और ये उनकी दुनिया के अंदर भी काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि इसकी बुलेट्स स्पिरिचुअल स्टोन से बनती हैं, जो कि उनकी दुनिया के अंदर नहीं बनता है और उसे बाहर से लाया जाता है और इसकी एनर्जी काफी ज्यादा डरावनी होती है। इसके बाद गोचंग स्पिरिचुअल गन को इस्तेमाल करते पाइसोनिक गन को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि यह ऐसे काम करती है। इसके बाद वो राविन के कंधे के बगल से गन को शूट करता है तो वो पीछे की तरफ जाती है और वहाँ पे छोटा सा धमाका होता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि गोचंग इसको फाइट के अंदर इस्तेमाल करे, मजा आ जाएगा। खैर राविन नीचे बैठ जाती है और गोचंग से पूछती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या। गोचंग उससे कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला था, मैं एक अच्छा शूटर हूँ, मुझे गोली चलाना अच्छे से आता है। वह फिर राविन गोचंग से कहती है कि आप इसके लिए अप्रिशिएट तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे आपकी ताकत चाहिए। गोचंग उससे कहता है कि मेरी ताकत चाहिए, तुमने मेरी ताकत अभी तक देखी कहाँ है। खैर मुझे तुम्हारी दुनिया काफी अच्छी लगी, मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारी दुनिया घूमना जरूर चाहूंगा। राविन गोचंग से पूछती है कि अगर वो इतना ही शक्तिशाली है तो वो उन जैसे लोगों के ऊपर ध्यान क्यों दे रहा है। गोचंग उससे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं एक इमॉर्टल हूँ, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यंग मास्टर बुलाने की। मैंने ये देखा है कि तुम अपने टीममेट्स के मुकाबले काफी ज्यादा शांत हो, ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया के लिए पहले से ही तैयार होके आई हो। तो फिर राविन गोचंग को बता देती है कि उसे इस दुनिया के सपने आते रहते थे और उसे ऐसा सपना आता था कि जैसे वो इस दुनिया की एक पावरफुल डेटी है जो कि स्वॉर्ड के ऊपर उड़ रही है और वो सपनों में जो दुनिया देखा करती थी वो दुनिया इस दुनिया से अलग नहीं है। गोचंग उसे कहता है कि ये तो कमाल की बात है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं। इसके बाद गोचंग सिस्टम से कहता है कि इसको जरा एनालाइज करना मेरे लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि राविन दीदी कौन सी रिकार्नेशन है।